नमस्कार, मैं हूं बॉबी और आप देख रहे हैं एशियन स्काई न्यूज। और इस खबर में हम चर्चा करेंगे उन प्रमुख सीटों के बारे में। हालांकि लोकसभा चुनाव के जो नतीजे हैं वो भाजपा के उम्मीदों के अनुरूप नहीं रहे। खासकर यूपी में बात करें तो सबसे बड़ा नुकसान वहां पर बीजेपी को उठाना पड़ा है। अमेठी की चर्चित सीट भी उनके हाथ से निकल गई है। 2019 में कांग्रेस लीडर राहुल गांधी को अमेठी से करारी शिकस्त देकर सुर्खियों में आई स्मृति ईरानी इस बार चुनाव हार गई हैं। कांग्रेस ने इस बार अमेठी में आखिरी वक्त पर अपने पत्ते खोले थे। यहां पर उन्होंने एक मामूली कार्यकर्ता केएल शर्मा को चुनावी मैदान में उतारा था। पहले यह माना जा रहा था कि राहुल एक बार फिर से स्मृति ईरानी का सामना करने के लिए चुनावी मैदान में उतरेंगे, लेकिन कांग्रेस ने केएल शर्मा को मैदान में उतार दिया। ये सब कुछ एक सोची समझी रणनीति के तहत किया गया था, जो आज बिल्कुल सही साबित हुई और राहुल गांधी को एक स्थापित नेता बना दिया। 5 साल पर भारी पड़ गए पुराने रिश्ते। जी हां, पिछले 5 सालों में स्मृति ईरानी ने अमेठी के लिए ना जाने कितने ही काम किए होंगे। लगातार वो बयाने दे रही थी कि चाहे कोई भी आ जाए वो अमेठी नहीं गंवाएंगी। वो अमेठी को अपना घर तक बता चुकी थी, लेकिन एक मामूली कार्यकर्ता से आज स्मृति ईरानी वहां पर चुनाव हार जाती हैं। इसके अलावा राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने लगातार अमेठी में दौरा किया, अमेठी वासियों के दिल में रहने का जगह बनाया और इस जीत में वो कामयाब रहे। अमेठी कांग्रेस का गढ़ रहा है। यहाँ से राहुल गांधी से पहले भी उनके परिवार के सदस्य सांसद निर्वाचित होकर आए हैं। ऐसे में वहां लोगों के दिल में कांग्रेस के प्रति एक सॉफ्ट कॉर्नर जरूर है। पिछले चुनाव में मोदी लहर इस सॉफ्ट कॉर्नर पर भारी पड़ी थी, लेकिन कांग्रेस लीडरशिप इस बार उस नब्ज को टटोलने में पूरी तरीके से सफल रहा, जिससे उस सॉफ्ट कॉर्नर को ट्रिगर किया जा सके और यहीं पर राहुल गांधी कामयाब हो गए। और जो पहले वाला जोश था वो नजर भी नहीं आया, क्योंकि स्मृति ईरानी ने अमेठी की जनता से संवाद कायम रखने की भरसक पूरी कोशिश की, लेकिन कुछ हद तक वो कामयाब भी रही। लेकिन कांग्रेस के साथ जनता के रिश्ते की गांठ वो नहीं खोल पाई। इसमें कोई दो राय नहीं है कि 5 सालों में स्मृति ने अमेठी के अवाम के लिए बहुत कुछ दिया, बहुत तोहफे दिए, लेकिन इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि उन्होंने पूरे चुनाव को बेहद हल्के में ले लिया। राहुल गांधी की जगह केएल शर्मा के नाम की घोषणा ने उन्हें यह विश्वास दिला दिया था कि अमेठी में फिर से उनकी जीत होने वाली है। भाजपा आला कमान भी काफी हद तक स्मृति को अजय मान बैठा था कि इस अमेठी लोकसभा सीट से तो स्मृति ईरानी चुनाव हार ही नहीं सकती, क्योंकि जब उन्होंने राहुल गांधी को चुनाव हरा दिया तो केएल शर्मा क्या चीज है। और इस तरह के जोश उसने पिछली बार दिखाया था वो इस बार नदारद रहा और यहाँ पर कांग्रेस की रणनीति काम आई। अमेठी में ईरानी की हार ने कांग्रेस के रणनीतिकारों की क्षमता और कौशल पर उठ रहे सवाल पर भी विराम लगा दिया। कांग्रेस ने जानबूझकर अमेठी और रायबरेली पर अपने पत्ते आखिरी समय में खोले। नामांकन के आखिरी दिन ही यह स्पष्ट हो पाया कि स्मृति ईरानी का सामना किससे होने वाला है। यदि पहले ही कांग्रेस अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर देती तो स्मृति और उनकी टीम को अपने प्रतिद्वंदियों की कुंडली खंगालने का समय मिल जाता। तो वो ये मानकर चल रही थी कि राहुल गांधी ही मैदान में उतरेंगे, इसलिए उनकी पूरी तैयारी राहुल के अनुरूप थी। शर्मा के नाम की घोषणा ने उन्हें चुनावी तैयारियों को लेकर और बेफिक्र कर दिया। यही गलती उनके ऊपर भारी पड़ गई। और अब जानते हैं कि आखिर राहुल गांधी ने केएल शर्मा का नाम आगे क्यों किया। केएल शर्मा के नाम पर कांग्रेस ने काफी सोच विचार कर मुहर लगाई। यदि शर्मा हार भी जाते तो कांग्रेस को वो शर्मिंदगी नहीं होती। अगर राहुल गांधी हारते तो वो ज्यादा शर्मिंदगी कांग्रेस को देखनी पड़ती। वहीं स्मृति ईरानी की जीत में भी उनका वजन नहीं रह जाता कि वो एक नॉर्मल एक सीट से जीती हैं। किसी बड़े गद्दावर नेता को उन्होंने चुनाव नहीं हराया है। अब जब शर्मा चुनाव जीत गए तो कांग्रेस कह सकती है कि उसके एक सिपाही ने ईरानी को परास्त कर दिया और ईरानी के लिए यह हार उनकी पिछली जीत से ज्यादा दुखदायी है। कुल मिलाकर यह कहना गलत नहीं होगा कि कांग्रेस की हर रणनीति कारगर न रही और स्मृति अमेठी के लोगों से दिल से कांग्रेस को बाहर करने में असफल रह गई। अब बात कर लेते हैं अयोध्या की। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हुआ, लेकिन इस राम मंदिर की हवा जो बीजेपी पूरे देश में ले जाना चाहती थी वो अयोध्या में ही फेल हो गई। अयोध्या से बीजेपी के उम्मीदवार खुद चुनाव हार गए। बीजेपी ने अयोध्या में बेहतरीन प्रदर्शन नहीं कर पाया। यहाँ से समाजवादी पार्टी के एक नेता ने चुनाव जीत लिया। अखिलेश यादव लगातार ये आरोप लगा रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस सीट पर यह कह के आए थे कि यदि इस बार कांग्रेस और सपा गठबंधन की सरकार बन जाती है
तो ये लोग राम मंदिर पर ताला लगा देंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जहां पर राम मंदिर का निर्माण हुआ उसी अयोध्या के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट नहीं किया। ये बात तो हमने लोकसभा की, लेकिन अगर बात करें बीजेपी संगठन की तो अयोध्या मंडल में भी बीजेपी को ज़्यादा वोट नहीं मिल पाया। यानी कि बीजेपी के कार्यकर्ता इस बात को भुनाने में ही असफल रह गए कि राम मंदिर का मुद्दा इतना बड़ा है। इस चुनाव में राम मंदिर का मुद्दा कहीं दिखा ही नहीं। मेरठ से हालांकि राम जीत गए, हम राम उनकी बात कर रहे हैं, अरुण गोविल जिन्होंने रामायण में राम का किरदार निभाया था, उनकी बात कर लेते हैं कि भाजपा प्रत्याशी अरुण गोविल ने मेरठ लोकसभा सीट पर जीत दर्ज कर ली। उन्होंने भाजपा से लगातार चौथी बार जीत दर्ज करते हुए इतिहास रचा। इससे पहले 3 टर्म के जो सांसद जीत रहे थे वो भी भाजपा के ही थे। इस सीट पर 2009, 2014, 2019 में राजेंद्र अग्रवाल भाजपा के सांसद रहे और अब चौथी बार भाजपा ने यहां अरुण गोविल के रूप में जीत दर्ज की। अरुण गोविल के लिए भी ये सीट निकाल पाना बेहद ही मुश्किल था, क्योंकि शुरुआती रुझानों से लेकर के नतीजों तक लगातार हमारी नज़र इस हॉट सीट पर बनी हुई थी। लेकिन काफ़ी मशक्कत के बाद अरुण गोविल यहां से जीत गए। उन्होंने यहां पर पूर्व मेयर और सपा कांग्रेस गठबंधन के प्रत्याशी सुनीता वर्मा को करीब 9000 वोटों से हरा दिया। मतगणना के बाद अरुण गोविल और सुनीता वर्मा के बीच आंकड़ों का ग्राफ ऊपर नीचे चल रहा था। कभी अरुण गोविल लीड कर रहे थे तो कभी सुनीता वर्मा आगे चल रही थी। अरुण गोविल की जीत में सबसे बड़ा योगदान कैंट विधानसभा का रहा। टीवी सीरियल में वो भगवान श्री राम का किरदार निभाते थे, लेकिन उनकी भी हवा यहाँ पर टाइट होती हुई दिखी, क्योंकि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने बेहतर प्रदर्शन किया उसमें सारी लहर हवा में उड़ गई। इसके अलावा एक मिथक भी टूट गया कि जो मेरठ लोकसभा सीट है वहाँ पर एक मिथक ये था कि लगातार 4 बार कोई भी पार्टी वहाँ से चुनाव नहीं जीत सकती। तीसरी बार के बाद उनका प्रत्याशी चुनाव हार जाता था, लेकिन अरुण गोविल ने यहाँ पर जीत दर्ज कर बीजेपी के नाम ये रिकॉर्ड भी कर दिया। अब बात कर लेते हैं राहुल गांधी की। इस जीत पर राहुल गांधी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने सरकार बनने की अटकलों पर भी कुछ नहीं बोला। उन्होंने कहा कि कल हम अपने घटक दलों के साथ, अपने विधायकों के साथ, अपने सांसदों के साथ, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक करेंगे और उसके बाद ये तय होगा। और जिस तरीके से राहुल गांधी संविधान की कॉपी अपने हाथ में लेकर के चुनावी रैलियां में जाया करते थे, अगर आज आप उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे भी नज़र डालेंगे तो उनके हाथों में वही संविधान की कॉपी नज़र आएगी। यानी कि यह फ़र्क साफ है कि राहुल गांधी ने ये जो मुद्दा चुनाव में बनाया कि यदि बीजेपी 400 सीटें पार करती है तो ये संविधान को खतरे में ला सकते हैं, संविधान को बदल सकते हैं, जिस पर जनता ने भरोसा जताया और बीजेपी को 300 के नीचे ही समेट करके रख दिया। कई ऐसी हॉट सीट पर लगातार हमारी नज़रें बनी हैं। हम आगे भी वीडियोस के माध्यम से आपको इन हॉट सीटों का हाल बताते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एशियन स्काई न्यूज़।